है मैंने सबसे पहले सृष्टि देशमुख मैम की वीडियो देखी थी। जो रीजन था बड़ी बड़ी बुक्स ना उठाने का, वो यही रीजन था कि मैं समझ नहीं पाती थी कि वो बोलना क्या चाहते हैं। शायद जागृति अवस्थी मैम ने भी बताया था इसके बारे में। जो एक अंडरस्टैंडिंग होती सब्जेक्ट की, वो मुझे वहीं से मिली, तो इंटरेस्ट मेरा और बढ़ गया था। सर ग्रेजुएशन मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से है, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। और उसके बाद मैंने 1 साल लार्सन एंड टूब्रो में जॉब करी और फिर रिजाइन करके तब मैंने अटेम्प्ट्स दिए। ओके। तो जब ये रिजाइन करने वाला जो फेज होता है, इसके दौरान जो द्वंद चल रहा होता है मन में कि हो पाएगा, कर पाएंगे, कैसे कन्विंस किया खुद को, या फिर कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन रहती है कई बार? सर एक्सटर्नल मोटिवेशन तो नहीं थी कभी भी। हाँ, मेरा खुद से ही हमेशा से ये था कॉलिंग कि मुझे करना है। थोड़ा एक बचपन से ये फादर ने थोड़ा सा एक वो आइडिया मन में डाला था, तो वही मेरे अंदर था, तो मुझे करना था। तो जॉब को छोड़ के करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, जरा भी। इवन मैं बल्कि जॉब भी मैं जस्ट 1 साल के लिए ही गई थी, अपने माइंड में सेट करके कि मैं ट्रेनिंग पीरियड करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके थोड़ा सा चीजें अपने ग्रेजुएशन का जो मैंने पढ़ा एटलीस्ट उसको सार्थक बनाने के लिए मैं 1 साल जो है कि जॉब करके देख कर आती हूँ। उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड तैयारी करूंगी। ओके। ओके, तो ये थोड़ा जो जैसे यूजुअली फादर्स का इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पर, तो सिविल सर्विसेज की तरफ। ओके, तो जी जी बिल्कुल। घर में है कोई जैसे जो ब्यूरोक्रेट? नहीं सर, घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट जनरेशन ब्यूरोक्रेसी, नाइस। हाँ हाँ, फर्स्ट जनरेशन। ओके। अगर तैयारी के जैसे जब शुरू किया कि जॉब छोड़ने के बाद तैयारी शुरू करी, या पहले भी कुछ देखना शुरू कर दिया था? जॉब सर मैंने 2020 से 21 में करी, तो जो कोरोना का पीरियड था, जो 6-7 महीने सब घर पे थे, उस टाइम मैंने अपनी सेल्फ रिसर्च करी थी सारी सब्जेक्ट के क्या क्या है, मतलब पूरा A to Z रिसर्च करके टॉपर्स वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, अपने जो बुक्स की लिस्ट, वो सब मैंने कर लिया था। हालांकि पढ़ा मैंने कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं जॉब पर चली गई, और वो भी एक्चुअली कोर कंपनी की जॉब थी, फील्ड वर्क था, तो उसमें भी एक टाइम नहीं था। तो एक्चुअल जब मैंने पढ़ना शुरू किया किताबों से, वो रिजाइन के बाद ही किया है। हालांकि सब मेंटल स्ट्रेटजी पहले से बना ली थी मैंने। ओके। सर मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, और जून 5 को मेरा था, तो आई थिंक वही 7-8 महीने जो भी रहे होंगे वही मिले। तो इनफ होते हैं 7-8 महीने, या ज्यादा देना पड़ेगा टाइम? सर इनफ तो नहीं होते, 7-8 महीने ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने 7-8 महीने सिर्फ ऑप्शनल और मेंस ही पढ़ा था। प्रीलिम्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि ऑब्जेक्टिव होता है तो वो तो मैं निकाल ही लूंगी। तो ये सोच के मैंने प्रीलिम्स जस्ट 1 महीने पहले स्विच किया था प्रीलिम्स पे। तो 7-8 महीने तो आपको लग जाते हैं, मतलब मेंस और ऑप्शनल को बांधते ही, सिलेबस, कंटेंट, सब कुछ। सर मेरा फेवरेट तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर था। हाँ, वो भी इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा मैं जब एनसीईआरटी पढ़ती थी, तो थोड़ा जो जगहों की पिक्चर्स वगैरह देखती थी, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझे ये जगह घूमनी है, और जो ये बुक में पिक्चर है वो तो मुझे देखना ही देखना है। तो वो इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ था, तो वही दोनों सब्जेक्ट्स थे। ओके। और ऐसे अभी तो भारत दर्शन में मौका मिलेगा जो उन सब जगहों को? जी सर, जी सर, ये पूरी हो गई इच्छा? हाँ। सर ऑप्शनल का तो सब्जेक्ट तो चूज ऐसे किया था मैंने, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी था दिमाग में। एक्चुअली पहले तो ज्योग्राफी ही था, सोशियोलॉजी तो कभी सुना भी नहीं था, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी तो सुना नहीं था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं अपनी खुद की रिसर्च करी थी, तो मैंने जितने भी टॉपर्स वीडियो देखे, तो कोइंसिडेंटली वो सब सोशियोलॉजी के ही थे। ओके। तो वो मेरा एक दिमाग में बन गया। तो फिर वो बताते हैं कि सिलेबस थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, और एसए में मदद मिलती है, थोड़ा सा पॉलिटी के ब्यूरोक्रेसी वाले एनालिटिकल चीजें उसमें हैं, तो आप पॉलिटी वगैरह का कर सकते हैं। तो वहां से मन बना। बाकी मैं मैप वर्क से बहुत डरती थी, तो ज्योग्राफी तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये तरह, और सोर्स का जो चुनाव था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो मुझे लगता है मैंने सबसे पहले सृष्टि देशमुख मैम की वीडियो देखी थी। तो वहां से मुझे पता चला था कि सीटी क्लासेस का। तो आई थिंक आपके जो भी छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब, डिप्रीविएशन, ये सब, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट चीज थी मैंने वही शुरू ही करी। जी। सर ऑप्शनल मैंने जब फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन था, तो मैंने बताया कि मैं मेंस और ऑप्शनल में ही लगी थी। तो जो भी 6-7 महीने मुझे मिले थे, तो
फुल टू फुल मैंने ऑप्शनल और अपने जीएस पे ही दिए। तो अगर ऐसा देखा जाएगा तो 3, साढ़े 3, 4 महीने पूरा मैंने उसको दिया आराम से। कंटेंट प्रिपेयर करना, वीडियोस देखना, लेक्चर्स देखना, बुकलेट्स डाउनलोड करके प्रिंट करा के लर्न करना, वो सब का सारा काम मैंने पहले साल में ही कर लिया था। ओके। सर मैं अपने सोर्सेज आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करा था। तो मैंने मेरा जो कोर प्रिपरेशन था वो मोस्टली जो वीडियो लेक्चर्स थे वही मैंने स्टार्ट करे थे, जो पेपर 1 और पेपर 2 के जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपके ही हैं वो, तो वो मैंने वो स्टार्ट करा था। उसका मैंने जो है कि थिंकर्स वाले तक के पोर्शन का तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, वीडियो से देख देख के, जो भी वो पावर पॉइंट में जो भी उसमें लिखते हैं वो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए। आई थिंक पेपर 2 के लिए बुकलेट्स हैं 2, 4, 8 पेजेस की, वो दी हुई हैं। तो वो मैंने जो है कि कहीं से खोज के स्लीपी क्लासेस के डाउनलोड करके वो प्रिंट कराया। तो वो जो मेरा मटेरियल था पेपर 1 पेपर 2 वो दोनों वो सॉलिड मटेरियल था। इसके अलावा जो मैंने फॉलो करी थी वो तो शरांशु सर के नोट्स फॉलो किए थे मैंने। पेपर 1 के उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट पेपर 2 आई थिंक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कुछ शॉर्ट चीज़ें दी हुई हैं। तो वो 2 चीज़ें मैंने फॉलो की थी, आपके वीडियो लेक्चर्स और बुकलेट्स और उनके। इसके अलावा सर मैंने नितिन सांगवान सर की बुक फॉलो की थी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और इसके अलावा सिंदूरी मैम के शायद जस्ट शुरुआत के नोट्स 1-2 मैंने ऐसे ऊपर से देखे थे। बाकी एक जो PYQs की बुक आती है, क्रॉनिकल करके आती है शायद, मुझे अभी तक नाम नहीं याद आ रहा उसका। हाँ वही, तो वो मैंने जस्ट आंसर लिखने के लिए कि मतलब जैसे सब बोलते हैं ना कि सोशियो 2 में जीएस की तरह क्वेश्चन आता है तो आप लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए वो मैंने देखा था। अब इतने ही सोर्सेस थे मेरे, बल्कि मैंने हेडलम्बस और ये सब वाली बुक्स पढ़ी भी नहीं थी लास्ट तक। इग्नू का भी मटेरियल मैंने एक बार खोला था पलटने के लिए, बट उससे भी मतलब कुछ नहीं लिया मैंने। यही कट टू कट यही रिसोर्सेस थे मेरे, और मुझे खुद को भी भरोसा नहीं था कि इतने से हो जाएगा, बट ये था कि मैं एंड तक किसी पे स्टिक कर रही थी। सर जब मैं मॉक्स लगाती थी तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो उससे ये मेरे को ये फायदा हुआ सर कि मुझे मतलब भटकना नहीं पड़ा कि मैं अपना सोर्स चेंज करने का मैंने कभी सोचा नहीं। ऑल्दो अगर आप देखें तो मेरा सोर्स बहुत ही ज्यादा मतलब लिमिटेड है, मतलब एक बुक और एक जो नोट्स और आपके नोट्स, वही 3 सोर्सेस थे। जबकि मैं और भी टॉपर्स की वीडियोस देखती थी तो बहुत सारी बुक्स रिडजर वगैरह बताई जाती थी। तो मैंने तो पर्सनली पढ़ी नहीं, लेकिन जब मेरे मॉक्स में मार्क्स अच्छे आते थे तो फिर उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे इसी पर स्टिक रहना है। तो मॉक्स में भी मेरे 140 150 करके मार्क्स आते थे। तो उसके बाद जो है कि मुझे लगा कि ये ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स 297 आई थिंक, टॉपर्स में भी मेरे ख्याल से 300 प्लस ऐसे करके ही हैं। तो मतलब डिसेंट अच्छे मार्क्स हैं। मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा नंबर होते हैं। और 297 अगेन जो एक वैसे ऐसा बोला जाता है कि अगर 280 के बियॉन्ड आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, 300 के आसपास आके तो आपका रैंक आ जाएगा। तो वही आपने बाकी सब में बैलेंस रखा है, जीएस में अच्छे नंबर हैं और वगैरह में, तो आप टॉप रैंक में आ गए हो। जी सर। सर वो जो YouTube के वीडियोस हैं, मतलब उसका तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है, क्योंकि जो बैकग्राउंड हमारा तो है नहीं, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, उसके बाद हमने जो है सोशियोलॉजी करी है। तो भले ही आप कोई छोटी सी भी चीज़ ले लीजिए, इक्वालिटी, लेकिन हम जिस तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से किसी थिंकर की बात हमको समझाई जा रही है, तो पढ़ने में तो मेरा मेन जो रीज़न था बड़ी बड़ी बुक्स ना उठाने का, वो यही रीज़न था कि मैं समझ नहीं पाती थी कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो जब मुझे मतलब पता चला तो 1-2 और शायद जागृति अवस्थी मैम ने भी बताया था इसके बारे में। तो जब मैंने वो देखना शुरू किया था तो मतलब मैं कहूँगी कि जो एक अंडरस्टैंडिंग होती सब्जेक्ट की, वो मुझे वहीं से मिली, तो इंटरेस्ट मेरा और बढ़ गया था। तो मतलब वही एक बात हुई कि टाइम मैंने भले ही कम दिया, रिसोर्सेज मैंने भले ही बहुत कम फॉलो किए, लेकिन आउटपुट मेरा ऑल थ्रू आउट अच्छा ही रहा। मतलब मॉक्स वगैरह में भी मैं बहुत कभी कभार ही ऐसा होता था कि मैं 120 से 115 पे आ जाती थी। वरना तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे जीएस से भी ज्यादा नंबर इसमें ही आते थे। मैंने एक्चुअली यही सब बातें सोचकर ही सोशियोलॉजी ली थी। तो जो भी वीडियोस मैंने देखे थे तो उसमें बहुत सारे जगह बताया गया था कि आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो आपको प्रीलिम्स और के लिए तो फैक्ट्स पता होने चाहिए, पर मेंस के लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस वाला चीज़ पता होना चाहिए। तो जैसे अगर हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ रहे हैं, हम अपने पॉलिटी में कहीं भी हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं मेंस के लिए, तो हमको ब्यूरोक्रेसी वही हमारा सोशियोलॉजी में भी है। तो थोड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पे हमको मिलता है। तो आपको एनालिसिस वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो आप यहाँ का जो है कि थिंकर्स का नाम बिना मेंशन किए आप वो पॉइंट्स उठा सकते हैं।
इसी तरीके से सर जो है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, तो वो भी आपका एक तरीके से देखिए कि मॉडर्न नेशनलिज्म वाले से मैच करता है। तो जब मेंस में आपको कुछ एनालिसिस वाला पूछा है तो उसका क्रिटिसिज्म वहाँ है, तो आप उससे भी पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये मैच किया। और सबसे बड़ा जो ओवरलैप होता है वो आपका एस्से के लिए होता है कि आप जो है कि बहुत सारा कंटेंट आपको, क्योंकि एस्से के जो मैं टॉपिक्स देखती थी तो मोस्टली सोसाइटी वाले उससे ही रिलेट होते थे। कभी कभी कीवर्ड जैसे विमेन का है तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है, पैट्रियार्की का है या कोई भी ऐसा सोशल इशू का चल रहा है, फर्टिलिटी, ये वो, तो बहुत सारा कंटेंट जो है कि प्रिपेयर हो जाता है। तो वो एक एज तो मिल जाता है जो मुझे पर्सनली लगा था, क्योंकि एस्से के लिए मैंने अलग से कुछ किया नहीं, मतलब एग्जांपल्स वगैरह कलेक्ट करने के अलावा कंटेंट मैं यहीं से बनाती थी। ओके। और है ना, एक तो जो मुझे लगता है सोशल का ना, ये जो बहुत ही अनसेड आपने बेनिफिट बताया, जैसे सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाला, वो हिस्ट्री में हेल्प मिल रही है। आई डोंट नो, बिल्कुल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते बच्चे, लेकिन ऐसा होता है। जी, होता है सर, क्योंकि आप भले ही आपसे मतलब उस टाइम आपके रियल मेंस में वैसे क्वेश्चन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि आप जो है कि अपना क्रिटिसिज्म दें या फिर कुछ भी दें, तो वो मतलब वो लिखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है कि उसका क्रिटिसिज्म हम खुद से क्या ही दे सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि पढ़ा है तो हम उस तरीके से उसको एनालाइज करके लिख सकते हैं। तो इसमें काफी हेल्प मिली थी। और सोसाइटी का पोर्शन तो होता ही है GS1 वाला, तो वो तो पूरा का पूरा आपका हो ही जाता है इससे। सर इंटरव्यू मेरा जो हुआ था, रियल में जो इंटरव्यू था, उसमें तो खैर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। मोस्टली जो टिल्टेड था वो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और जॉब से रिलेटेड था। तो उसमें तो मतलब कोई भी क्वेश्चन मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाई थी कि सोशियोलॉजी से पूछा गया हो, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया था उन्होंने। हॉबीज वगैरह सब ड्रॉप कर दी थी। टेक्निकली था और इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस से ही ज्यादा उन्होंने पूछा था। लेकिन ये था कि आप जब मॉक्स देते हैं तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए चीजें चाहिए होती हैं, तो मॉक्स में मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो मॉक्स में मैं बताने में, हालांकि उस टाइम मुझे कहा भी गया था कि आपका कंटेंट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, क्योंकि मैंने जो है कि मेंस के बाद से पढ़ाई ही नहीं करी, बिल्कुल ही छोड़ दिया सोशियोलॉजी को, बिल्कुल ही एकदम से ड्रॉप कर दिया। तो लेकिन ये था कि मोस्टली जैसे कि थिंकर्स वगैरह की थ्योरीज पूछी तो वो सब बहुत अच्छे से बता लिया। कुछ चीजें जो कभी कभार मिस आउट हो जाती है वो नहीं बता पाई, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप ऑप्शन सब दो तीन जगह मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें हर जगह मुझसे ऑप्शन का पूछा गया था। तो मैं बता ले रही थी काफी अच्छे से। और बस ये लेकिन ये कहना चाहूंगी एस्पिरेंट से कि मेंस के बाद जो है कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े। मैंने यही बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने लिटरली ड्रॉप ही कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। सबसे पहले तो यही एडवाइस है कि अभी जो है कि प्रीलिम्स पास आ गया तो नई चीजें ज्यादा मत पढ़ें, बहुत ज्यादा ये ना पढ़ें कि एकदम आजकल के करंट अफेयर्स पे लगे हुए हैं या 15 दिन पहले के। तो आपने जितना अभी तक पढ़ लिया उसको रिवीजन करें, रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ें, मतलब बेसिक किताब भी बार बार पढ़ें, जितना भी टाइम आप मैनेज करें, बेसिक किताबें एडवांस सारी बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी आपने प्रैक्टिस पेपर्स लगा लिए हैं, आप लगा रहे हैं, उनको रिवाइज करिए, उनको छोड़िए मत कभी भी कि। और तीसरा कहूंगी कि वो प्रैक्टिस पेपर्स का एनालिसिस करिए आप कि आप कौन से क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। आप अगर गेस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गेस क्वेश्चंस में से आपके करेक्ट कितने हो रहे हैं, आपने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उनको एनालिसिस करके अपना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस बनाएं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने नेगेटिव स्कोर को हमेशा कम रखने की कोशिश करें। तो जब एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि हम नेगेटिव किस वजह से कर रहे हैं, गेस करने की वजह से कर रहे हैं, या फिर हम जो है कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ रहे थे, या हमने कुछ और समझ लिया। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान दें, थोड़ा बहुत सारी नई चीजें ना पढ़ें, थोड़ा सा जो कर रहा है आपने उसको लेके बैठे अभी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में क्या बदलाव किया था, जो सबसे क्रूशियल बदलाव था? जी सर, सबसे क्रूशियल बदलाव तो यही था कि मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करी थी सेकंड अटेम्प्ट में। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं मेंस को ही फोकस करके स्टार्ट किया था। मैंने मेंस के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के नोट सब कुछ कर लिया मैंने, और मैंने ये सोचा कि प्रीलिम्स तो मेरा निकल ही जाएगा, हो ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव होता है ये वो। मैंने उसके लिए ना पढ़ाई करी, और मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना और प्रीलिम्स की पढ़ाई बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। ना ही मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लगाए, जो भी मेरे ख्याल से 10-15 लगाए भी मैं बस लगा के छोड़ ही देती थी, कुछ उसको कभी देखा नहीं मैंने। करंट अफेयर्स में छोड़ देती थी, मैं सोचती थी कि करंट अफेयर तो आएगा भी तो मैं छोड़ दूंगी, मेरे बाकी वाले हो जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा ब्लंडर था कि अंडर एस्टिमेट कर लेना कि ठीक है ये हो जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं दिया। वही चीज मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जो सुधारी कि 4 महीने मैंने पूरा प्रीलिम्स को डेडिकेट किया और उसी तरीके से करा।
जी। और कितने टेस्ट दिए होंगे अप्रॉक्सिमेटली? सर मैंने तो बहुत दे डाले थे, मतलब मैं शुरुआत से ही दे रही थी, तो 150 के आसपास थे मेरे, 140 प्लस तो बहुत 150। ज्यादा है। अच्छा, हाँ 15,000 क्वेश्चन। हाँ अच्छा। हाँ, नहीं मैंने बहुत मतलब हर एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया है मैंने, और सीरियल वाइज, नंबर वाइज। तो अच्छा। और हर एक टेस्ट को मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैं नहीं कर पाती थी, जो मैं गेस करती थी, जो मेरे गलत होते थे। तो वो एक बहुत डेंस प्रिपरेशन करी मैंने टेस्ट सीरीज की। सिलेबस के अलावा जो वो टेस्ट सीरीज वाली नॉलेज है, मुझे लगता है वो ज्यादा काम करी मेरे प्रीलिम्स में। जी सर, जी सर। एथिक्स का आई थिंक आपका ही लेक्चर बहुत सालों पहले का वो पढ़ा हुआ, तो वो मैंने अपने पहले साल में उसके जो है कि नोट्स भी हैं शायद, वो पावर पॉइंट फॉर्म में प्रिंट Right. करके वो नोट्स मैंने निकाले थे। ओके। तो वो मैंने पूरा का पूरा रेफर किया था। आपके मैंने लेक्चर सारे देखे थे। बहुत क्लैरिटी मिली थी, क्योंकि ऐसा है कि एथिक्स का भी कोई सेट जो है कि बुक या सोर्स नहीं है। आपको जो है एग्जाम्पल्स ढूंढने अगर आप बैठेंगे एक एक करके, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर किसी ने उस तरीके से बना के रखे नहीं है। Right. तो सबसे बेस्ट मैंने यही किया था। मुझे आई थिंक उसके बारे में पता नहीं था, एथिक्स के बारे में। मैं वीडियोस देखते देखते ही मुझे कहीं दिख गया था वो पूरी प्लेलिस्ट। ओके। हाँ, तो उसका मैंने वो सारा देखा था। उसके अलावा जो भी उसमें प्रिंट करके जो बुकलेट थी वो मैंने प्रिंट कराई थी, वो मैंने पढ़ा था, ये रेफर किया था। इसके अलावा मैंने एसए की टेस्ट सीरीज भी ली थी अपने पहले साल में, सीकी क्लासेस की। आई थिंक मैंने एक ही टेस्ट लिखा था, बट मैंने सारे छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं टेस्ट लिख नहीं पाई थी। लिया मैंने था, एक ही लिखा था शायद मैंने। ओके। ओके। हाँ, एस्से वगैरह की जो मतलब वो इंट्रोडक्टरी क्लासेस देते हैं कि आपको वो सर, वो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि एस्से के लिए जो आई थिंक सर का नाम मैं भूल गई, कुबेर सर या कोई सर है। जी जी जी। तो उन्होंने जो एस्से का बताया था कि फ्लो कैसा होना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं, पॉजिटिव्स लिखने हैं कि नेगेटिव्स, क्या पूछा गया है, ठीक है, वो सारी चीजें वो अपने पहले साल के प्रिपरेशन में मैंने ये सब नोट करके रखा था। तो दूसरे साल में काम आया, क्योंकि आपको दोबारा वो चीजें रिविजिट नहीं करनी पड़ी, और मैंने जो है कि अपने नोट से वो कर लिया। तो एथिक्स और एस्से दोनों रेफर किया था मैंने। जी सर। सभी को बहुत बहुत बधाई, घर में सबको बधाई। ये मुझे ऐसा, खैर अगेन आई एम नॉट सेइंग जस्ट टू से इट, लेकिन अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स टू अचीव इन इंडिया इज टू गेट इनटू आईएएस। तो श्योर सर, श्योर। हाँ, तो ये, और अगेन जैसे आप बोल रहे हो कि आप रूरल बैकग्राउंड से आते हो, बीइंग अ गर्ल, है ना, ये अचीवमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो यू हैव टू सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो कितनी ऐसे ना, जैसे सृष्टि को देख के ना मुझे लगता है बहुत सी लड़कियां और मोटिवेट हुई कि हम भी कर सकते हैं ना। और क्योंकि शी प्रेजेंटेड इन अ वे व्हिच इज ट्रेमेंडस। आई एम श्योर कि अब ग्रेजुअली ऐसे आगे का जनरेशन चलती रहेगी, यू विल बिकम दैट आइकन। जो अभी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे बहुत बदलाव कर सकते हो, लाइक सिग्निफिकेंट बदलाव ला सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी लुकिंग एट यू। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं कि मैंने देखा था एक दीदी, वो उन्होंने किया था, तो एक जनरेशनल चेंज आता है पूरे इलाके में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इवन सर हम लोग भी छोटे थे, तो आई थिंक जब ईरा सिंघल मैम ने टॉप किया था, तो हम लोग का भी वो दिमाग में रहता है कि क्योंकि मेरे फादर तो पर्टिकुलरली दिखाते रहते थे हम लोगों को इंटरव्यू वगैरह की, देखो इन्होंने टॉप किया, इन्होंने टॉप किया। तो हम लोग को भी वहीं से जो है कि हमारे बचपन में जैसे हमको मोटिवेशन मिली, तो आगे की जनरेशन का भी वही होना है कि हमें देख के या किसी और टॉपर को देख के, किसी और मतलब सक्सेसफुल इंसान को या फिर देख के, तो वही है कि मोटिवेशन मिलेगा। And thank you once again for this interview. Like, this is so kind of you. Thank you sir. Okay sir. ठीक है, thank you. Okay, and congratulations. Thank you sir, thank you so much. Okay, bye bye.